ओके, फीचर्स आज पढ़ेंगे। फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट। किसका फोन बज रहा है? बंद कर लो। अननेसेसरी दिमाग डाइवर्ट होता है और ये प्रॉब्लम ऐसा नहीं है कि आप लोगों के साथ ही है, ये प्रॉब्लम हर किसी के साथ है। हम लोगों के साथ भी है कि आपको लिंक सेंड करने के लिए व्हाट्सएप भेज खोलना जाते हैं, व्हाट्सएप से लिंक भेजेंगे और रील्स में टाइम आधा घंटा वेस्ट हो जाता है और फिर पता चलता है भेजे कि नहीं भेजे, याद ही रहता है, फिर जाके देखना पड़ता है भाई सेंड। ये सबके साथ होता है, ठीक है ना। और अगर नहीं कंट्रोल करेंगे तो ये बढ़ता जाएगा और फिर टाइम वेस्ट होता है, ठीक है ना। आपको पता नहीं चलेगा। मैंने कहीं एक मीम्स देखा था कि दुनिया में एक ही माँ है जो अपने बच्चे को फेसबुक पर देख के खुश होती है। किसकी माँ है? मार्क जुकरबर्ग की माँ, क्योंकि वो उससे लाखों करोड़ों कमा रहा है, बाकी सब तो कमा रहा है, राइट। इफ यू आर नॉट यूजिंग इट फॉर द राइट पर्पस, क्योंकि उस पर भी आप बिजनेस को प्रमोट करने के लिए अलग अलग पर्पसेस से यूज कर सकते हैं। बहुत लोगों को देखोगे कि दे आर ऑन फेसबुक जस्ट फॉर प्रमोटिंग देयर ब्रांड और बिजनेस और वॉट एवर, उनका जो भी पेज होता है उसको प्रमोट करने के लिए, बाकी कुछ नहीं करते हैं। लेकिन उसके पीछे टाइम हम लोग वेस्ट करते हैं। आप लोग खुद इंट्रोस्पेक्ट करिए, राइट। इंट्रोस्पेक्ट मतलब सेल्फ इंस्पेक्शन, ठीक है ना। अपना खुद इंस्पेक्ट करेगा कितना टाइम। जैसे मैंने अभी आपको ऑनेस्टली बताया कि आप लोगों को लिंक भेजने के लिए मोबाइल हाथ में लेते हैं और फिर कुछ और में टाइम, और बहुत टाइम खा जाता है। ये बहुत अच्छा टाइम, बहुत वैल्यूएबल टाइम जिसमें हम कुछ बहुत अच्छा कर सकते थे, वो टाइम उधर निकल जाता है। और हमें क्या फायदा होता? फायदा तो उनको होता है जिनका हमने वीडियोस देखे, राइट। हमारा तो नुकसान ही होता है क्योंकि देखने वाली चीज कम ही देखते हैं, राइट। वो इतना लंबा है तो नहीं देखेंगे, कुछ और ही देख लेते हैं। तो दीज आर द प्रॉब्लम्स। ये एक नया डेविएशन है। और आजकल के बच्चों के लाइफ में, आप तो फिर भी इतने दिन आगे बढ़ा है, जो अभी एकदम छोटे हैं, किंडरगार्टन चाइल्ड, उनके साथ बहुत चैलेंजेस है अभी। उनके लाइफ में, उनके स्टडीज में बहुत सारे डेविएशन है। उससे हटके काम करना थोड़ा डिफिकल्ट होगा मेरे ख्याल से अपकमिंग जनरेशन में। आई डोंट नो हाउ दे आर गोइंग टू मैनेज देयर टाइम। खैर, अब हम लोग आते हैं फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट पे। पहला क्या है हमारा? कंटिन्यूअस प्रोसेस। कंटिन्यूअस प्रोसेस, एज यू ऑल नो, कंटिन्यूअस मतलब लगातार चलने वाला कोई भी कार्य, प्रोसेस, एक्टिविटी, राइट। सो व्हाई मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस? क्योंकि ऑलवेज वी मैनेज समथिंग और द एल्स फॉर सॉल्विंग एनी प्रॉब्लम। क्योंकि हम किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कोई डिसीजन बनाते हैं, डिसीजन लेते हैं, तो वो हमारा एक एम्बिशन, ये गोल या कुछ टारगेट वो हो जाता है। और उसको अचीव करने के लिए हम पूरा प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग करते हैं। लेकिन इंडिविजुअल के लाइफ में हो या फिर ऑर्गेनाइजेशन के लाइफ में हो, या यानी कि ऑर्गेनाइजेशन में हो, ठीक है ना, जब तक ऑर्गेनाइजेशन का एग्जिस्टेंस है, एक गोल के बाद क्या उनका कोई इमीडिएट दूसरा गोल या दूसरा कोई एजेंडा या कोई दूसरा टारगेट नहीं आता, या कोई दूसरा प्रॉब्लम क्रॉप अप नहीं होता। होता या नहीं होता? हमारे लाइफ में भी होता है, ऑर्गेनाइजेशंस में भी ऐसे ही होते हैं कि एक मिशन, एक टारगेट नहीं अचीव हुआ कि दूसरा टारगेट आ जाता है। हर मंथ का अपना टारगेट होता है, राइट। मार्केटिंग के बच्चे इसी से परेशान होते हैं कि टारगेट टारगेट टारगेट, राइट। हर हफ्ते इसी पे मीटिंग होती है। तो क्या होता है कि कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस इसीलिए मैनेजमेंट है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन ने अपने एक एम को अचीव किया या नहीं किया, दूसरा एक एम आ जाता है या दूसरा एक प्रॉब्लम आ जाता है, जिसको सॉल्व करने के लिए अगेन उनको पूरा का पूरा प्रोसेस रिपीट करना पड़ता है। और ये तब तक चलता है जब तक कि ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्टेंस में रहता है। कंप्लीट नहीं, एक प्रॉब्लम कंप्लीट हो गया, खत्म हो गया, तो दूसरा प्रॉब्लम आ जाता है, या दूसरा आपका एजेंडा तैयार हो जाता है, या दूसरा कोई गोल या एम या मिशन हम बना लेते हैं या ऑर्गेनाइजेशन में आ जाता है, राइट। लेकिन वो कब तक चलता रहेगा ये पूरा प्रोसेस? जब तक कि ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्टेंस में। जैसे कि इंडिविजुअल लाइफ, आप जब तक हैं तभी तक कष्ट है, या तभी तक आपको प्रॉब्लम है, या तभी तक आपके लाइफ में समस्याएं हैं। आपके भी बाद तो सारी समस्याएं खत्म हो जाती है, राइट, वो किसी और की हो जाती है, राइट। तो उसी तरह ऑर्गेनाइजेशन जब तक एग्जिस्टेंस में है तब तक उसके लाइफ में नया नया कुछ ना कुछ अचीव करने के लिए गोल्स है, और उसको अचीव करने के लिए इट रिक्वायर्ड टू बी रिपीटेड अगेन एंड अगेन, राइट। That's why it is known as continuous process, right? तो मैनेजमेंट का एक फीचर हो गया continuous process, ठीक है।
परवेसिव, परवेसिव का मतलब ये समझ में आया ना? परवेसिव का मतलब क्या हो गया? एवरीवेयर, प्रेजेंट एवरीवेयर। दैट मीन्स कि मैनेजमेंट हर जगह प्रेजेंट है। अब क्या हमको मालूम है, फैमिली में है, राइट, नॉर्मल रूटीन लाइफ में मैनेजमेंट है, इंडिविजुअल के लाइफ में, स्टूडेंट के लाइफ में है, जो प्रोफेशनल्स हैं उनके लाइफ में है, हर एक इंसान के लाइफ में है। ठीक है, उसके अलावा और कहाँ है? तो होटल्स में है, रेस्टोरेंट में है, जू में है, हॉस्पिटल्स में है, आप कहीं भी चले जाइए, ट्रैफिक में है, हर जगह है मैनेजमेंट। सो दैट्स व्हाई इट इज द वाइटल एस्पेक्ट ऑफ एनी प्रोसेस, एनी फंक्शंस यू हैव टू, you can see, you can feel management, requirement of management everywhere at every walk of your life of or organizational life cycle, right? हर जगह आपको ये मिलेगा, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं? परवेसिव बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये भी एक, इवन मंदिर में भी आपको मालूम है, मंदिर भी बिजनेस है, और वहां पे भी साईं बाबा का मंदिर सबसे ज्यादा शायद पैसे वाला भी रिच मंदिर है ना इंडिया में। तो बालाजी, अच्छा ठीक है, इसी दोनों में से कोई एक होगा, क्योंकि मैं इन्हीं दोनों को न्यूज में देखती हूँ कि काफी रिच टेम्पल है, राइट? तो क्या है, इनमें भी, यहाँ पे भी तो मैनेजमेंट होगा ना, है कि नहीं? बिल्कुल। तो यहाँ रिलीजियस प्लेस हो या चैरिटेबल ट्रस्ट हो या एनजीओ हो या फिर ऑर्गेनाइजेशन है, हर जगह मैनेजमेंट आपको मिलेगा, राइट? ठीक है, रिजल्ट ओरिएंटेड, यानी कि कोई जरूरत नहीं है कुछ करने की, राइट? इफ यू डोंट हैव एनी गोल, ठीक है ना, जब तक आपके सामने कुछ करने को नहीं है, कुछ मिशन नहीं है, या ऑर्गेनाइजेशन का कोई कुछ करना ही नहीं है, वो ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्टेंस में रहे या खत्म हो जाए, तो क्या होता है, फिर वो रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं हो जाता। तो देखो, नॉर्मली जो सरकारी संस्थान है, हम देखते हैं कि बहुत सारे संस्थान को अब प्राइवेटाइज करने के लिए, कभी कभी हम लोग भी बोलते हैं कि अच्छा वो प्राइवेटाइज हो जाए, क्यों? एटलीस्ट काम तो हो जाएगा। यहाँ सरकारी संस्थान में पैसा, घूस, सब करप्शन ऑलरेडी डीप रूटेड, और फिर चक्कर लगाना पड़ता है इतना कि काम नहीं होता है। प्राइवेट में एटलीस्ट आपको पैसा खर्चा करने के बाद काम हो जाएगा। दैट मीन्स क्या कि वहां पे अच्छा मैनेजमेंट है, क्योंकि वो गोल ओरिएंटेड है। बहुत सारे गवर्नमेंट मैनेजमेंट हर जगह है, परवेसिव अभी पढ़ाया, लेकिन कहीं कहीं पे अच्छे से नहीं उसको कर रखा है। जिनका जो रोल, जो ड्यूटी है, वो अच्छे से उसका निर्वहन नहीं करते, तो लूप होल्स आ जाते हैं। लूप होल्स आने में आप रिजल्ट नहीं अचीव कर सकते। लूप होल्स मतलब कमियां, ठीक है ना, जो गैप एक क्रिएट हो जाता है, उस गैप को हम लूप होल्स बोल सकते हैं। तो वो गैप एक क्रिएट हो जाता है जो नहीं होना चाहिए सक्सेसफुल एग्जीक्यूशन ऑफ प्लान के लिए। तो मैनेजमेंट हमेशा रिजल्ट ओरिएंटेड है, और अगर आपको कुछ करना है तभी आप मैनेज करोगे हर एक रिसोर्सेस को, वो टाइम हो, मनी हो, मटेरियल हो या ह्यूमन रिसोर्सेस हो, राइट? अगर कुछ करना ही नहीं तो जाने दो, बर्बाद होने दो, राइट? बंद हो जाएगा, सेटअप बंद हो जाएगा, हम किसी दूसरी जगह जाके ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है ना? तो ये अप्रोच आ जाएगा तो नहीं होगा। इसीलिए मैनेजमेंट टीम ओरिएंटेड, सॉरी, मैनेजमेंट रिजल्ट ओरिएंटेड या गोल ओरिएंटेड होता है। जब आपको कुछ करना होता है, देन यू ओनली अचीव, यू सीक कोऑपरेशन फ्रॉम द मेंबर ऑफ द टीम, राइट? कोऑपरेशन आपको चाहिए, आपको क्लियर कट कम्युनिकेशन चाहिए, और कुछ करना ही नहीं है तो यू विल नॉट पे अटेंशन, विल नॉट हीड अटेंशन टू दोस थिंग्स। तो मैनेजमेंट इज ऑलवेज गोल ओरिएंटेड, राइट? हो गया? वो किसी भी रिसोर्सेज का मैनेजमेंट हो, कुछ ना कुछ अचीव करने के लिए हम उसको यूज करते हैं। ओके, इंटीग्रेटिव फोर्स, इंटीग्रेशन का मतलब कभी बताया था मैंने, बताया था। इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है? कंबाइन करना, मिलाना, या फिर इकट्ठा एक होने को भी हम इंटीग्रेशन कहते हैं। यहाँ पे कंबाइन करने से मतलब है कि व्हाट एवर रिसोर्सेज आर देयर, उसको हम किस प्रपोर्शन में, किस तरीके से यूज करें, या किस तरीके से उसको इंटीग्रेट करें कि ऑर्गेनाइजेशन अपने गोल को सक्सेसफुली अचीव कर ले। साथ ही ऑर्गेनाइजेशनल गोल के साथ साथ इंडिविजुअल गोल को कैसे अलाइन करे, यानी दोनों को एक डायरेक्शन में रखे, ताकि if organization is growing, their individuals are also growing along with the growth of organization, right? इसको भी हम इंटीग्रेट करना बोल सकते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन के ग्रोथ के साथ हमने इंडिविजुअल के ग्रोथ को मिला दिया, इंटीग्रेट कर दिया। क्लियर? ठीक। मल्टी डिसिप्लिनरी, डिसिप्लिन का मतलब अनुशासन, और कुछ बताया था मैंने? यस। डिसिप्लिन का मतलब होता है, कभी कभी जब आप सीनियर
जाते हैं, अभी बच्चों से पूछते हैं क्या सब्जेक्ट है, कौन से क्लास में पढ़ते हो, कौन से स्कूल में पढ़ते हो। यूनिवर्सिटीज में आपसे पूछा जा सकता है किस स्ट्रीम से हैं आप, फ्रॉम विच डिसिप्लिन यू बिलोंग टू, यानी कि कौन सा आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स, क्या आपका स्ट्रीम है, क्या आपका डिसिप्लिन है। डिसिप्लिन का मतलब सब्जेक्ट्स भी होता है, स्ट्रीम्स भी होता है, राइट, क्लियर। तो मल्टी डिसिप्लिनरी यहाँ कहने का मतलब है कि मैनेजमेंट जो है वो मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच है, क्योंकि मैनेजमेंट का अपना कोई ओन एग्जिस्टेंस या उसका अपना कोई वो नहीं है। इट इज इमर्ज फ्रॉम कंबाइनिंग डिफरेंट सब्जेक्ट्स ऑल टुगेदर। इसीलिए मैनेजमेंट के स्टूडेंट को हर एक सब्जेक्ट का ज्ञान होना जरूरी होता है। आपको किसी भी बैकग्राउंड से आप हैं, राइट, लेकिन आपको अकाउंट्स सिखाया जाएगा, किसी सेम में आपका एक पेपर रहेगा फाइनेंशियल मैनेजमेंट, राइट, किसी सेम में आपका पेपर रहेगा ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर। ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर से क्या मतलब है, किसी ऑर्गेनाइजेशन का बिहेवियर कुछ होता है अपना, कैसे, इन फॉर्म ऑफ व्हाट, ऑर्गेनाइजेशन का बिहेवियर का मतलब है हर एक ऑर्गेनाइजेशन में जो लोग काम करते हैं उनके बिहेवियर का स्टडी करके उसको कैसे हम अपने काम के मामले में, जैसे कि अपने गोल को अचीव करने में कैसे उनको कन्वर्ट करें उनके उस बिहेवियर को, कि हमको उस बिहेवियर से भी फायदा हो। तो आपको क्या पढ़ना होगा, बिहेवियर, द स्टडी ऑफ बिहेवियर इज नोन एज साइकोलॉजी। तो साइकोलॉजी भी आपको जानना है ताकि आप रीड कर सके कि किसी के अंदर क्या चल रहा होगा, ठीक है ना, ये किस एटीट्यूड का है, किस बिलीफ का है, किस कल्चरल बैकग्राउंड से है, और क्योंकि ये सब कुछ मिल करके एक आदमी के पर्सनालिटी को शेप देता है, ठीक है ना, उसको आकार देता है, और वो उसी आदमी से आपको काम करवाना है। तो हाउ टू डील विथ, क्योंकि हर एक एम्प्लॉय के साथ आप एक जैसे डील नहीं कर सकते, आएगा वो भी पॉइंट कभी, पर मैं अभी बता देती हूँ आपको कि जैसे कि मान लो कोई बहुत मैच्योर है, ठीक है ना, बहुत रिस्पॉन्सिबल है और बहुत ज्यादा अपने दिमाग के इस्तेमाल से कुछ काम करना चाहता है, तो जहां मेंटल लेबर या मेंटल एक्सरसाइज ज्यादा है वहां पर अगर आप बहुत ज्यादा कंट्रोल रखोगे या बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट सुपरविजन रखोगे तो वैसे लोगों को ये पसंद नहीं होता है। क्यों? क्योंकि दे आर ऑलरेडी रिस्पॉन्सिबल, उनको लगता है क्यों हमेशा मेरे सर पे खड़ा रहता है, मुझे सोचने ही नहीं देता, उसका काम क्या है, सोचना। तो जब तक आपके आगे पीछे कोई मंडराते रहेगा, यू आर नॉट एबल टू थिंक प्रॉपरली। यू नीड स्पेस, यू नीड पीस, यू नीड टाइम, ताकि आप उसको बारे में सोच सके, किसी प्रॉब्लम को कैसे हम सॉल्व कर सके, ठीक है। तो उसको क्या चाहिए, उसको फ्रीडम चाहिए, उसको फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, उसको उसके टर्म एंड कंडीशन पे काम करने को मिलेगा, राइट। वहीं पे कुछ लोग स्पेस दे दिया, फ्रीडम दे दिया, खेलने चले गए काम छोड़ करके, राइट, ठीक है, कुछ देर मेरी तरह रील्स देखने लगे, राइट, कुछ लोग कुछ और काम करने लगे, भूल गए कि आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर समथिंग, राइट। अगर ऐसे एम्प्लॉय को फ्रीडम दे दिया तो क्या होगा, काम नहीं होगा, हमेशा डिले होता जाएगा, और डिले होगा तो आपको हर जगह से कंप्लेन आएगा, तो आपका नुकसान होगा, रिसोर्सेज का, हर तरीके के रिसोर्सेज का आपका नुकसान होगा। तो अब आपको समझ में आया कि ऑर्गेनाइजेशन में क्यों डिफरेंट डिफरेंट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस जरूरी है, किस तरह के, किस लेवल के लोगों के लिए हम कौन सा लीडरशिप स्किल इंप्लीमेंट करें, और अलग तरह के लोगों के लिए अलग तरह का लीडरशिप स्किल हो सकता है इंप्लीमेंट हो, या अलग लीडरशिप स्टाइल को हम यूज करें। तो आपको साइकोलॉजी में, ओबी में ये भी पढ़ना है कि बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन टर्म्स ऑफ ग्रुप ऑफ पीपल हु आर वर्किंग देयर, उनका कैसा बिहेवियर, उनका कैसा एटीट्यूड है, व्हाट दे आर थिंकिंग अबाउट मैनेजमेंट, अबाउट द एम्प्लॉयर, ठीक है, और उसको ही आपसे, उससे ही आपको काम लेना है, राइट। उसी तरह आपको इकोनॉमिक्स भी जानना है, अभी सर पढ़ा के गए डिमांड थियोरी, ठीक है ना, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, तो डिफरेंट कर्व्स, तो ये भी जानना जरूरी, ताकि आप प्रेडिक्ट कर सके कि मार्केट में किस चीज का डिमांड कब बढ़ेगा, और अगर ये प्रोडक्ट बहुत ज्यादा है तो कौन से प्रोडक्ट का डिमांड कम हो जाएगा, तो आपको कॉस्ट कितना रखना चाहिए ताकि आपका प्रोडक्ट कुछ और समय तक सरवाइव कर सके, राइट, कुछ प्रॉफिट और अर्न कर सके। तो इकोनॉमिक्स भी जानना है। IT तो इसके बिना तो अब कुछ भी नहीं होता है, राइट, हमारा क्लास भी नहीं हो पाता है विदाउट द हेल्प ऑफ IT, राइट। तो आपको मालूम है कि इन सारे सब्जेक्ट्स का निचोड़ है मैनेजमेंट में, इसीलिए आपको ये मैनेजमेंट को मल्टी डिसिप्लिनरी बोला गया है, बिकॉज इट इज द कॉम्बिनेशन और अमालगमेशन ऑफ डिफरेंट सब्जेक्ट्स, राइट। क्लियर हो गया ये कौन कौन सा सब्जेक्ट है, मैंने अभी आपको फिर से बताया, इकोनॉमिक्स को, एंथ्रोपोलॉजी को हो, साइकोलॉजी को हो, सोशियोलॉजी को हो, इकोनॉमिक्स को हो, IT को हो, हर चीज है इसमें, राइट। नेक्स्ट, फ्लेक्सिबल,
फ्लेक्सिबल का मतलब लचीला, ठीक है ना। वो चीजें, वो हर एक चीजें या वो हर स्थिति जिसमें कुछ किसी अनसर्टेन इंसिडेंट को इनकॉर्पोरेट करने का क्षमता हो। फ्लेक्सिबल मतलब ठीक है, हम समय के साथ झुक जाएंगे, उठ जाएंगे, खड़े हो जाएंगे, बैठ जाएंगे। वी आर फ्लेक्सिबल, राइट। तो फ्लेक्सिबल होना मैनेजमेंट के लिए क्यों जरूरी है? क्योंकि अगर हमारा एक लकीर का फकीर, ये वर्ड तुम लोगों ने सुना होगा ना, बहुत लोग होते हैं। इसका क्या मतलब होता है लकीर का फकीर होना? मतलब ना 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 ना, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल गलत। जब मन किया तब काम करो। नहीं, ये भी नहीं। लकीर के फकीर मतलब किसी ने मुझे एक बात बोल दिया या मेरे समझ में एक कुछ आ गया, अब मैं उससे अलग कुछ नहीं करूंगा। आपको किसी ने भी कुछ एक बात समझा दिया, यानी कि जो आपको बता दिया गया है रूल्स एंड रेगुलेशन, आप उससे दाएं बाएं नहीं सोचोगे, ठीक है ना। आप बस वही देखोगे, यानी कि अपना दिमाग नहीं लगाओगे। एक बार जो आपको बता दिया गया, आपको लगेगा कि यही ब्रह्म सत्य है, इसके अलावा और कुछ नहीं है, राइट। इसको बोलते हैं लकीर के फकीर होना। क्योंकि कभी कभी यू नीड टू चेंज। एक मैं बहुत बचपन में एक स्टोरी किसी ने सुनाया था, मैं आपको बस 2 ही स्टेप बताती हूँ कि कोई सामान लाने जाओ तो झोला लेकर जाओ, ये समझाया गया एक बच्चे को, ठीक है। क्योंकि बच्चा किसी बार गया और हाथ में ले आया होगा या किसी बर्तन में ले आया, तो वहां पे क्या हुआ, गिरने लगा उसका, ठीक है। तो झोला लेके जाया करो। अगली बार उसको दूध लाना था तो वो झोला लेके लेने गया। दिस इज व्हाट लकीर के फकीर। यार अपना दिमाग लगाओ कि क्या लाने जा रहे हो, उस समय क्या चीज मेरे लिए जरूरी है कैरी करना। ये नहीं कि एक चीज मुझे बता देगा तो अब हर बार हम यही इंप्लीमेंट करेंगे, राइट। यानी जहां आप अपने सिचुएशन के हिसाब से अपना दिमाग इंप्लीमेंट करके चेंज कर सके उसमें। तो फ्लेक्सिबल होने का मतलब है कि आप लकीर के फकीर नहीं है, यू कैन चेंज अलोंग विद द चेंजिंग सिनेरियो, राइट। लेकिन फ्लेक्सिबल नहीं है, रिजिड है। कहे कोरोना 1 महीना रहे या 1 साल, हम तो तब तक क्लास नहीं करेंगे जब तक बच्चे हमारे सामने बैठ करके पढ़ेंगे नहीं। दैट मीन्स ऐसे सारे इंस्टीट्यूशंस, ऐसे सारे कॉलेजेस का ग्रोथ कम हो गया होगा। बच्चे बिल्कुल कहाँ जाए, कैसे पढ़े, दिक्कत हो गई होगी उनको। लेकिन दोज ऑर्गेनाइजेशंस हु अडॉप्टेड टू दिस चैलेंजिंग सिचुएशन, ठीक है ना। अच्छा ये हो गया है और लग रहा है कि ये लंबा होगा, ठीक है ना। जिसने पहले प्रेडिक्ट कर लिया उसने तुरंत क्या किया, ऑनलाइन मोड को यूज करना, एक्सप्लोर करना शुरू कर दिया। ठीक है, ये 100% फ्रूटफुल नहीं होगा, 80% तो होगा। 20% गैप को तो हम बीच बीच में कवर अप कर सकते हैं, राइट। तो ये होता है फ्लेक्सिबल होना। अभी के सिनेरियो में मैंने बताया कि आपने क्या क्या फ्लेक्सिबल कर दिया। रेस्टोरेंट में जाके खाना बंद हो गया, एक बीच का रास्ता निकाला बहुत सारे रेस्टोरेंट ने कि टेक अवे, बस टेक अवे अलाउ किया। मतलब आप पैकिंग करके ले जा सकते हैं या स्विगी जोमेटो से मंगवा सकते हैं, यानी उनका बिजनेस कुछ तो सरवाइव करे, बिल्कुल से खत्म नहीं हो, कुछ तो मतलब एकदम से डूबने से तो अच्छा है कि समथिंग इज बेटर देन नथिंग, राइट। तो फ्लेक्सिबल मतलब अगर टफेस्ट सिचुएशन है तो वहां पे भी आप कैसे सरवाइव करेंगे इफ योर प्लान इज नॉट रिजिड। क्योंकि अगर रिजिड प्लान रहेगा तो वो नहीं कर पाएगा। अगर आपने स्पेस ही नहीं छोड़ा है उसमें, प्लान में इतना टाइट कंट्रोल रखा है, तो वो नहीं कर पाएगा, राइट। तो फ्लेक्सिबिलिटी इज द फर्स्ट डिमांड ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है ना। आपको मैनेज करते समय थोड़ा स्पेस, थोड़ा फ्लेक्सिबल, इवन इफ आप लोग जो कोई भी अभी करते हैं या नहीं करते नहीं पता, अगर कभी किया होगा अपने लाइफ में कि आप लोगों ने डेली रूटीन बनाया होगा अपने, सब लोगों ने बनाया है शायद, इसीलिए सबको हंसी आ रही है, और किसी ने वो फॉलो नहीं किया बिकॉज दैट लैक्स फ्लेक्सिबिलिटी। आपने इतना कंट्रोल अपने आप बनाते समय एकदम कालिदास बन के बैठ गए कि हम बिल्कुल 7 बजे पढ़ने के लिए बैठेंगे और 7 बजे शाम तक सिर्फ पढ़ते ही रहेंगे। यू डिडंट गिव टाइम फॉर योर leisure period, you didn't give time for rest, you didn't give time for your रिक्रिएशन या खेलने कूदने के लिए। यार उसमें वो भी स्पेस डालो, ठीक है ना। तो होगा उससे क्या कि अगर आपने 3-4 लीजर पीरियड का स्कोप छोड़ा होता तो होता है कि किसी दिन मान लो अगर आपका किसी और समय में आपने जहां उसको डिनोट किया वहां नहीं, मान लो खेलने की जगह पे कोई गेस्ट आ जाता, उसको तुमको रिसीव करने में या छोड़ने लेने जाने में तुम्हारा टाइम चला गया, तो आप क्या करते, आप किसी दूसरे काम से उतने देर के पढ़ाई को एडजस्ट कर लेते, दूसरा काम छोड़ करके जो आपका लॉस हुआ था पढ़ाई का वो एडजस्ट कर। लेकिन हम तो जब रूटीन बनाते हैं
तो मैंने भी बनाया है, इसलिए मैं बोल रही हूँ 7 बजे से शुरू करते हैं और रात के 7 बजे पढ़ते ही रह जाते हैं अपने रूटीन में, ठीक है ना। हार्डली थोड़ा समय देते हैं खाने के लिए और नहाने वहाने के लिए, राइट, और कोई नींद नहीं। अनप्रेसिडेंटल अनप्रिडिक्टेबल प्रॉब्लम्स आएंगे आपके लाइफ में, इवन इफ कुछ भी ऐसा नहीं है, यू आर जस्ट ए स्टूडेंट, फिर भी कुछ ना कुछ ट्रबल होगा जो आपको डिस्टर्ब करेगा उस रूटीन को फॉलो। तो मेक इट फ्लेक्सिबल, जहां आप एक समय को दूसरे समय के साथ एडजस्ट कर पाते हैं, ठीक है ना। 7 ही घंटे का बनाओ, 7 घंटे भी कम नहीं होता अगर आपने पढ़ लिया तो। 14 घंटे की बनाने की क्या जरूरत है अगर नहीं बन पाता है तो, ठीक है। तो ये मैंने क्या कहा, फ्लेक्सिबल रहेगा तो आप उसका मैक्सिमम बेनिफिट उठा पाएंगे, राइट। Once I have made my plan and I kept it on my study table, and one of my brother's friend came in my room and he saw the routine. बोले किसका रूटीन है, वो बोला, तो बोला सोनी दीदी का है, फाड़ के फेंको इसको। हाँ, ये थोड़ा फाड़ के फेंको इसको, ये बिल्कुल नहीं होता। बोला नहीं नहीं वो कर लेती है, ठीक है ना, वो कर लेती है मीन्स की ठीक है, उसके हिसाब से थोड़ा ज्यादा टाइम था उसने पढ़ने के लिए, बट मुझे भी लगा 2-4 दिन के बाद कि बहुत हेक्टिक हो रहा है, इसको सच में फाड़ो। और फिर मैंने थोड़ा फ्लेक्सिबल बनाया, एंड ऑलवेज माय रूटीन इज लाइक 2 मुश्किल 1 आसान, 2 मुश्किल 1 आसान। मैं हमेशा ऐसे 2 मुश्किल सब्जेक्ट और 1 आसान सब्जेक्ट, क्योंकि तीनों मुश्किल हो गया तो फिर नहीं हो पाएगा। और फिर 3 दिन के बाद मेरे दिमाग में स्ट्रेस हो जाएगा कि 3 दिन का जो मेरा एजेंडा था वो पूरा नहीं हो पाया, राइट। तो ये स्ट्रेस को भी खत्म करना, ये अच्छा चलो अभी मैं कितनी बातें बताऊं। स्ट्रेस भी थोड़ा बहुत जरूरी है, मैं ये बोलूंगी तो तुम्हें लगेगा क्यों जरूरी है। नॉर्मली स्ट्रेस इज यूज इन नेगेटिव सेंस, राइट, लेकिन बोला जाता है कि थोड़ा बहुत स्ट्रेस, इसीलिए स्ट्रेस को अच्छा बोला जाता है, और अच्छे स्ट्रेस को, पॉजिटिव स्ट्रेस को यू स्ट्रेस बोलते हैं, EUSTRESS, और खराब जो स्ट्रेस होता है उसको डिस्ट्रेस बोलते हैं, राइट। डिस्ट्रेस मतलब अब इसका आपके ऊपर गलत असर हो रहा है। तो यू स्ट्रेस इज नेसेसरी, क्योंकि अगर आप टीवी देख रहे हैं और कल आपका एग्जाम है और आपको स्ट्रेस नहीं हो रहा है तो ये बुरी बात है, ठीक है ना। आप क्रिकेट देख रहे हैं लेकिन आपको चिंता हो रहा है कि मेरा एग्जाम भी है, तो ये चिंता यू स्ट्रेस है। अच्छी बात है, ताकि आप उस समय टीवी बंद करके पढ़ने चलेंगे। तो ये यू स्ट्रेस जरूरी है, और दैट नॉट फॉलोइंग योर रूटीन यू क्रिएट यू स्ट्रेस इन योर माइंड की नहीं हो पा रहा है, ठीक है ना। तो कुछ तो करना पड़ेगा, कुछ चेंज करना पड़ेगा, राइट। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी होना चाहिए आपके अपने लाइफ में भी। क्लियर, आगे से रूटीन बनाओ तो ध्यान रखो। नाउ ओनर्स एंड मैनेजर्स में बी डिफरेंट, इसका मतलब क्या हो गया, नहीं समझ में आया। मे बी डिफरेंट लिखा हुआ है, मे बी डिफरेंट का क्या मतलब होता है कि हो भी सकता है, यानी मैनेजमेंट में हो सकता है कि मैनेजर और ओनर एक ही रहे, और ये भी पॉसिबल है कि एक ना रहे, राइट। क्या मैं बताती हूँ, अभी तुम्हें खुद बोलोगे ऐसा होता है, या तुम्हें मालूम ऐसा होता है। मैं बताती हूँ, तुरंत समझ में आ जाएगा। इफ योर बिजनेस साइज इज मैनेजेबल, स्मॉल फैमिली बिजनेस टाइप, ठीक है ना, तो ओनर और मैनेजर एक ही हो सकता है, ठीक है ना। एक बहुत बड़ा डिपार्टमेंटल स्टोर भी है, तो भी अगर 2-3 आपके फैमिली लोग हैं तो वो ओनर एंड मैनेजर दोनों होंगे, वो लोग अपना देख लेंगे, ठीक है ना। 2-3 लोग मिलकर के अपना फैमिली बिजनेस रन कर लेते हैं। लेकिन जैसे जैसे आपका बिजनेस कॉम्प्लिकेटेड होता जाएगा, यानी एक शहर से दूसरे शहर में, एक शहर में 3-4 ब्रांच ही खोल दो पहले तो, ठीक है ना, उसके बाद दूसरे ब्रांचेस दूसरे शहर में चले जाओ, फिर अक्रॉस द बॉर्डर चले जाओ, अदर कंट्रीज में खोलो। अब क्या हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। तो अगर आपका कॉम्प्लिकेटेड बिजनेस है, डाइवर्सिफाइड बिजनेस है, अलग अलग बिजनेस है, तो फिर जरूरी नहीं कि मैनेजर हो ही नहीं सकता, फिर ओनर कैन नॉट मैनेज ऑल द बिजनेस अलोन, राइट। तो उसको मैनेजर्स रखना पड़ता है जो पेड एम्प्लॉय होते हैं, राइट, और वो मैनेज करते हैं एक एक बिजनेस को, ठीक है ना। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैंने अभी आपको बताया कि फैमिली बिजनेस है, छोटा बिजनेस है, तो हम रन कर सकते हैं, ठीक है ना। हम फैमिली का 2-4 लोग मिलकर उस बिजनेस को रन कर लेता है, तो मैनेजर्स आर ओनर्स। लेकिन टाटा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज, रिलायंस इंडस्ट्रीज, दे आर नाउ cannot manage their business alone, right? They are dependent on MD, CEO and other top level management, right? तो यहाँ पे अलग अलग हुआ, समझ में आ गया। both art and science, management is both art and science। क्यों art and science? आर्ट एंड साइंस को समझने के लिए हमको मालूम है कि साइंस में फिक्स्ड होता है, राइट। अगर A+B का होल स्क्वायर इक्वल टू, ठीक है,
ये होता है तो वो हमेशा यही होगा, ठीक है ना, वो कभी चेंज नहीं होगा। अगर E इक्वल टू mc² आइंस्टाइन का फॉर्मूला है, ठीक है ना, तो अगर ये होता है तो हर बार यही होगा, ये चेंज नहीं होगा, राइट। लेकिन तो समझ में आ गया साइंस क्या होता है, फ्लेक्सिबल नहीं होता है, फिक्स फॉर्मूला है, उसी फॉर्मूला के बेसिस पर आप कोई भी डेरिवेशन कर सकते हैं, कुछ भी डिराइव कर सकते हैं। कुछ बोलना है क्या, बोलना है? नहीं ना, तुम कुछ बोल रहे थे अभी तो मुझे लगा तुम कुछ, कैसे बताओ, बोलो। अरे ठीक है, लेकिन अभी तो तुम्हें पता ना, अब तक तो बचपन से a+b का होल स्क्वायर में कोई ड्रॉबैक तुमको नहीं दिखा, तुमको नहीं दिखा ना, हमको भी नहीं दिखा, और हमको तो दिखेगा भी नहीं, राइट। तो समझ में आया, मतलब दीज फॉर्मूलाज आर फ्री। न्यूटन्स लॉ ले लो तुम, और भी डार्विन्स का ले लो, कोई भी ले लो, दीज आर फ्री, दीज आर, ये बहुत सारे एक्सपेरिमेंट और रिसर्च करने के बाद इनको पोस्टुलेट किया जाता है, तो ऐसे नहीं होगा कि ये गलत हो जाएगा, ठीक है ना। गलत करने के लिए फिर इतने ही वर्ष किसी को और एक रिसर्च करना पड़ेगा, तब भी पता नहीं वो गलत कर पाएंगे कि नहीं, राइट। तो साइंस में फिक्स्ड होता है, वॉट एवर इज डिस्कवर्ड इज बेस्ड ऑन सर्टेन रिसर्च एक्सपेरिमेंट एंड दैट्स व्हाई दैट इज फिक्स्ड, ठीक है ना, उसका प्रूफ किया जाता है उसको, है ना, हेंस इट इज प्रूव्ड, राइट। लेकिन ये तो साइंस की बात है, मैनेजमेंट में भी साइंस क्या है, आगे आप लोग डिफरेंट प्रिंसिपल्स पढ़ेंगे, साइंटिफिक प्रिंसिपल्स, ब्यूरोक्रेटिक प्रिंसिपल्स, जो भी है, बिहेवियरल थियोरी ऑफ मैनेजमेंट पढ़ेंगे आगे, अभी इतना स्ट्रेस मत दो दिमाग पे। यू विल रीड these प्रिंसिपल्स आर फिक्स्ड, ठीक है ना। FW टेलर का 5 प्रिंसिपल कभी भी पूछेगा तो वही 5 प्रिंसिपल रहेगा, अलग नहीं हो सकता, ठीक है। तो सारे जिन्होंने भी अपना अपना प्रिंसिपल दिया है, थियोरी दिया है, दैट आर फिक्स्ड, दैट आर नरेटेड, ठीक है ना, जैसे लिखा गया वैसे ही होगा वो। लेकिन आर्ट क्या है, आर्ट है कि इस प्रिंसिपल्स को आप कहाँ पर, किस कंडीशन में, किस तरीके से इम्प्लीमेंट करेंगे। सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन दो थियोरी है, आप सेंट्रलाइज भी कर सकते हैं, डिसेंट्रलाइज भी कर सकते हैं, सबके अपने प्रोज एंड कॉन्स है, सबके अपने एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज है। नाउ अ गुड मैनेजर हैज टू डिसाइड कि कहाँ मुझे सेंट्रलाइजेशन करना और कहाँ मुझे डिसेंट्रलाइजेशन करना है, कहाँ मुझे ऑटोक्रेटिक लीडरशिप रखना है, कहा मुझे लेजी फेरे लीडरशिप रखना है, यानी फ्री हैंड दे देना है, तो है ना। तो सो इट इज आर्ट बिकॉज देयर आर सर्टेन प्रिंसिपल्स, देयर आर सर्टेन थियरीज, बट वेयर टू इम्प्लीमेंट विच काइंड ऑफ प्रिंसिपल, विच थियरी, डिपेंड अपॉन द आर्ट ऑफ द मैनेजर, एंड दिस इज व्हाट डिफरेंशिएट गुड मैनेजर एंड बैड मैनेजर, राइट। यही डिफरेंशिएट करता और कुछ नहीं है, ये मैनेजर्स का स्किल है जो अच्छे और खराब मैनेजर के बीच में डिफरेंशिएट करता है। अदरवाइज अनिल अंबानी एंड मुकेश अंबानी बोथ स्टार्टेड फ्रॉम द सेम पॉइंट, राइट, क्योंकि धीरू भाई अंबानी ने समान प्रॉपर्टी दोनों को दिया था, और अपने ही जो धीरू भाई अंबानी का लीडिंग बिजनेसेस था दोनों में बांट दिया था, लेकिन एक का बहुत अच्छा नहीं कर रहा है, ठीक है ना, नुकसान लॉस इनकरिंग है, ठीक है ना, बहुत ज्यादा सपोर्ट उसको चाहिए दूसरे बिजनेसेस से, एंड वंस अनदर इज ग्रोइंग लीप्स एंड बाउंड्स, है ना। तो ये क्या है, मैनेजमेंट का स्किल है और कुछ नहीं है, आर्ट है। तो इसीलिए इसको बोलते हैं, इट्स नॉट प्योर आर्ट एंड साइंस, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। एंड इसी मैनेजरियल प्रिंसिपल को जिस मैनेजर ने अच्छे से इम्प्लीमेंट किया उसका सक्सेसफुल हो गया, और जिसने नहीं किया उसका लॉस हो गया, फेल हो गया, ठीक है, क्लियर। अच्छा, अब नेक्स्ट है मैनेजमेंट इज इंटैंजिबल। इंटैंजिबल का क्या मतलब होता है, कोई फिजिकल फॉर्म में नहीं है जिसको आप उठा के ले आओगे। किसी को नहीं बोल सकते यार तुम्हारा मैनेजमेंट बहुत अच्छा है, 4 पैकेट हमको दे दो, नहीं बोल सकते ना, नहीं बोल सकते ना, तुम्हारा मैनेजमेंट बहुत अच्छा है, 4 किलो हमको दे दो, नहीं बोल सकते, बिकॉज दीज आर नॉट फिजिकल फॉर्म, राइट। मैनेजमेंट आपको कैसे पता होगा कि अच्छा है या बुरा होगा, यू कैन फील गुड मैनेजमेंट और बैड मैनेजमेंट इन द आउटकम, ऑन द रिजल्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। जब एक साल के एनुअल ईयर के बाद जब फाइनेंशियल क्लोजिंग होता है और बैलेंस शीट में अगर प्रॉफिट शो हो रहा है और अधिक प्रॉफिट शो हो रहा है, दैट मीन्स यहाँ का मैनेजमेंट बहुत अच्छा है, ठीक है ना, दे आर ग्रोइंग। और अगर नहीं कर रहा है यानी मैनेजमेंट में कुछ तो कमी है यार, वी नीड टू चेक इट एंड फिक्स दैट पर्टिकुलर प्रॉब्लम। समझ में आया। तो ये जो इंटैंजिबल मैनेजमेंट है इसको आप फील कर सकते हैं फ्रॉम द आउटकम ऑफ द बिजनेस, एंड देन यू कैन
learn it and you can implement it. You cannot take it to your organization or any other company and implement it, right? इसलिए मैनेजमेंट इंटेंजिबल है, राइट? नाउ डायनामिक लास्ट पॉइंट है। डायनामिक का मतलब एवर And चेंजिंग। keeps on changing. क्या बोले? हाँ, कीप ऑन चेंजिंग, Keep on राइट? changing. डायनेमिक मतलब दैट कीप ऑन चेंजिंग एंड एवर चेंजिंग। सो व्हाई मैनेजमेंट इज या इट शुड बी एवर चेंजिंग। एक इसको बताने के लिए मैं बताती हूँ, ये एवर चेंजिंग होगा ही होगा क्योंकि फ्लेक्सिबल है। फ्लेक्सिबल होना जितना जरूरी है उतना ही जरूरी है चेंजेस कर पाना, और जितना आप चेंज करेंगे उतने ज्यादा आप डायनेमिक होते जाएंगे। कैसे? बिकॉज सिंपल है, हमारा जो हमें भगवान ने ये हमारा बॉडी तैयार किया उसमें इंटरनल एंड एक्सटर्नल ऑर्गन्स हैं और ये काफी है हमारे बॉडी को रन करने के लिए। स्टिल वी आर डिपेंडेंट ऑन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। किस तरह से? फूड के लिए। फूड खाएंगे नहीं तो डाइजेस्टिव सिस्टम करेगा क्या? दांत करेगा क्या? मुंह क्या करेगा? राइट? भगवान ने आपको बॉडी दिया है लेकिन आपको रिसोर्सेस तो बाहर से लेने हैं, और एयर के लिए, प्योर एयर के लिए, वाटर के लिए, ठीक है ना, क्लोथिंग्स के लिए, कितनी चीजों के लिए हम डिपेंडेंट है, राइट? तो ये अपने आप में पूरा मशीनरी कंप्लीट होने के बावजूद भी डिपेंडेंट है एक्सटर्नल में। ठीक है, एक्सटर्नली आप सब कुछ खाते हैं लेकिन आपका लीवर बीमार हो जाए, आपका हार्ट बीमार हो जाए, या आपका स्टमक ठीक से काम ना करे, अपसेट हो जाए, तो भी प्रॉब्लम्स होगा। ठीक है, लंग्स, ठीक है ना, तो भी आपको प्रॉब्लम होगा, राइट? सो इसी तरह जैसे हमारा बॉडी इंटरनल एंड एक्सटर्नल दोनों इन्वायरमेंट में बैलेंस बना करके स्वस्थ रहता है, उसी तरह एक ऑर्गेनाइजेशन, ये सिमेज कॉलेज भी दोनों इन्वायरमेंट में बैलेंस बना के ही संतुलित रह सकता है, स्वस्थ रह सकता है। क्यों? क्योंकि एक्सटर्नल में क्या है? रिसोर्सेज है, ठीक है ना, स्टूडेंट्स हैं, टीचर्स हैं, ये सारा सामान एक्सटर्नल सोसाइटी से ही आपने आउटसोर्स किया है, ठीक है ना। ये बिल्डिंग बनी होगी तो लेबर आपने आउटसोर्स किया होगा, राइट? मटेरियल आपने आउटसोर्स किया होगा। तो आप एक्सटर्नल एनवायरनमेंट पे डिपेंडेंट है, ये तो आपको पता है। इंटरनल कैसे? इंटरनल पे क्या, कैसे आप डिपेंडेंट होते हैं? अभी आपके पास कैपिटल नहीं है तो दिक्कत हो जाएगी ना, एक प्रॉब्लम आ जाएगा। कैपिटल मैनेज कर दिया तो ह्यूमन हैंड्स की कमी है, राइट? लेबर की कमी, अब लेबर को ढूंढो तभी तो काम हो पाएगा। लेबर और कैपिटल दोनों आ गया, मशीन टूट गया, तो भी आप डिपेंडेंट हो गए। तो इंटरनल में जो भी चीजें हैं, जो रिसोर्सेज है, वो भी एकदम ठीक होना चाहिए। तो डायनामिक इसीलिए होता है कोई भी मैनेजमेंट, क्योंकि एक ऑर्गेनाइजेशन दो तरह के इन्वायरमेंट में एग्जिस्ट करता है। एक तो उसके अंदर जो इन्वायरमेंट है और एक जो उसके बाहर है। दोनों में अगर बैलेंस बना रहेगा तभी वो, और ये जो दोनों एटमॉस्फेयर या दोनों इन्वायरमेंट है वो बदलते रहता है। कैसे बदलते रहता है? फॉर एग्जांपल, गवर्नमेंट ने अपना पॉलिसी चेंज कर दिया तो जितने भी लिकर कंपनी थी बिहार में बंद हो गई, राइट? क्योंकि एक्सटर्नल फैक्टर्स ने प्रभावित किया, ठीक है। एग्जिम पॉलिसी में कुछ चेंज आ गया एक्सपोर्ट इंपोर्ट में, राइट? तो उतने, क्योंकि मान लो कि हमने अपना किसी कंट्री के साथ एक्सपोर्ट इंपोर्ट बंद कर दिया, तो जितने भी एग्जिम एक्सपोर्टर और इंपोर्टर्स थे जो दोनों कंट्री के बीच में अपने सामान का लेन देन करते थे, उनका बिजनेस ठप हो गया। एक्सटर्नल फैक्टर से इन्फ्लुएंस हुआ बिजनेस। डीमोनेटाइजेशन का इफेक्ट हमने देखा था, आप लोगों ने देखा था, जो कैश बेस्ड, डेली वेजेस बेस्ड, जिनके यहाँ वर्कर ज्यादा थे, उनको कितनी दिक्कत हुई। उस समय भी एक तरह का कोरोना जैसा उनको सामना करना पड़ा था कि सारे मजदूर छोड़ करके आ गए थे कि हमको पैसा ही नहीं मिलेगा तो हम क्या करेंगे। तो जो गवर्नमेंट के चेंजेस होते, जो टेक्निकल चेंज होते हैं, मशीनों का ग्रोथ हो जाता, मशीन आ जाना, डेवलप हो जाना, और हम वो मशीन ना ला पाए तो हमारा बिजनेस जो है या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट पे डिपेंडेंट है, उसमें कोई भी चेंज होगा तो हमको असर दिखेगा उसका। इंटरनल एनवायरनमेंट में कोई भी चेंज होगा, लोग छोड़ के चले गए, स्ट्राइक पे चले गए, हमारे पास कैपिटल नहीं है, हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है, तो उसका भी असर होगा हमारे बिजनेस पे। तो जब आपके इंटरनल और एक्सटर्नल ऑर्गेनाइजेशन में हमेशा चेंज आते रहता है, ठीक है, आपको पता ही नहीं चलेगा कि कल को क्या चेंज आ जाएगा, तो आपका ऑर्गेनाइजेशन कैसे स्टैटिक हो सकता है, कैसे कांस्टेंट हो सकता है? नहीं हो सकता ना। मैनेजमेंट को भी तो बदलते रहना पड़ेगा ना उस बदलाव के साथ साथ। दैट इज व्हाई मैनेजमेंट इज इन डायनामिक, राइट? और ये डायनामिक होता है, कहीं पे भी आपको चेंज लाना पड़ेगा। डायनामिक आप तब हो सकते हैं जब आप में क्रिएटिविटी है, जब इनोवेशन है, और आप कुछ भी चेंज करिए, या तो प्रोडक्ट का नाम बदल दो, या तो प्रोडक्ट का पैकेजिंग बदल दो, या तो प्रोडक्ट बदल दो, या तो प्रोडक्ट को प्रमोट करने का तरीका बदल दो। किसी लेवल पे आपको या तो
स्ट्रैटेजी, मार्केटिंग स्ट्रैटेजी चेंज कर दो, ठीक है ना। कई बार आप देखते हो हॉर्लिक्स के साथ कप मिलता है, कटोरा मिलता है, ग्लास मिलता है, स्ट्रैटेजी चेंज कर दिया, या फिर वन बाय वन फ्री, हाँ बाय वन गेट वन फ्री कर दो। कुछ ना कुछ इनोवेटिव करते रहो ताकि पीपल कीप ऑन लुकिंग टुवर्ड्स, राइट। ठीक है, आज के लिए खत्म। अब हम इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ऐसा तो नहीं हो रहा कि मैंने रिपीट कर दिया फीचर्स को ही दोबारा से, अगर होता तो बता देते, ठीक है ना, क्योंकि मैं ये सब्जेक्ट अभी बहुत जगह पढ़ा रही हूँ, तो हो सकता है कि मैं ये भूल जाऊं कि किस आपको कहाँ तक पढ़ाया था। आपने चूंकि बोला कि फीचर्स होगा तो मैंने पूरा फीचर्स पढ़ा दिया।